अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन। 26 मई 2024 के इख्तिताम पे, जहां इतवार का दिन खत्म होता है और एक नए हफ्ते का आगाज हो रहा है, वहां पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि चौधरी निजामुद्दीन, जो मेन चौधरी है, वो और उसके साथ भाई नवाज जो है, वो दोनों बड़े परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि जो सियासी और माशी ढांचा वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, कर चुके भी हैं, और उसको 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 एक उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके रास्ते में चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ वो चैलेंजेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ की शक्ल में हैं, दूसरी तरफ वो चैलेंजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिसेस की शक्ल में है। और उनका खतरा यह है कि ये इन्फेक्शन जो है ये बाकी जुडिशरी तक कहीं फैल ना जाए। इससे एक इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। इस हल में उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ये उनकी मदद कर सकेंगे। और पाकिस्तान को उस सूरत हाल से, जिसमें वो मैसेजेस भेज रहे हैं कि अगर हमारे साथ नेगोशिएशन ना हुई, हमारी बात ना मानी गई, अगर नेगोशिएटेड हल ना निकल सका, तो पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी भी लग सकती है, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है वो भी लग सकता है। अब अली अमीन गंडापुर को एक ट्रबल शूटर की हैसियत से देखा जा रहा है, और इसमें SIFC जो है उसकी बहुत ही सेंट्रल किस्म की इंपॉर्टेंस है। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। इस ब्रॉडर पिक्चर के साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, और उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक करके उनका जिक्र आपके सामने कर देता हूँ। एक डेवलपमेंट वो भी है जहां देखते हैं कि पाकिस्तान के कशकोल वाला जो बाबा हमारा है, शहबाज शरीफ, उन्होंने बहुत उम्मीद की है, वो बहुत ही खुश हैं। अखबारों में खबर लगाई गई है कि बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हो गई है कि अमीर कतर और अमीर कुवैत जो हैं उन्होंने हामी भर ली है कि वो किसी मौके के ऊपर, मुनासिब मौके पे पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और अखबारों में ये चीज़ लिखी गई है कि जब वो दौरा करेंगे तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो कशकोल वाला बाबा है वो जनरल साहब को ये बता रहा है कि जनरल साहब हौसला रखें, मेरे पे ट्रस्ट करें, इसको चलने दें सिलसिले को, और मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। SIFC के लिए मैं को पैसे ऐसे इकट्ठे कर लूंगा। साथ ही अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो हैं, उन्होंने एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके साथ नेक्टा के सीनियर अफसरान थे, पुलिस के लोग थे, जिसमें उन्होंने कहा है और सबूत दिए हैं कि किस तरह से अफगान तालिबान ने एक स्पेस प्रोवाइड कर रखी है अफगानिस्तान के अंदर TTP को। और वहां से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो पेशाम में हमला हुआ है 26 मार्च को, इसको दर हकीकत इसकी सारी इंजीनियरिंग और इसकी तमाम तर जो तैयारी है वो अफगानिस्तान में की गई है। इसके असल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर? बेसिकली तौर पर चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने जून के शुरू में चीन जाना है, उससे पहले एक माहौल जो है बनाया जा रहा है। आपको याद है कि चंद दिन पहले इसी हवाले से कॉम्पनसेशन दी गई, जहां पाकिस्तानी जो ड्राइवर था उसको 25 लाख रुपए, और एक एक चाइनीज इंजीनियर जो है उसको तकरीबन 15-15 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन जो दी गई। तो अब यहाँ पर सारा मलबा जो है वो अफगानों के ऊपर फेंका जा रहा है। इसके ऊपर मैं मजीद भी कमेंट करूंगा। एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वो है जहां देखते हैं कि मलिक रियाज साहब, जो अगर मैं ये कह दूं कि वो पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, तो आप में से बहुत से लोग जो हैं उनकी पेशानी पे बल पड़ जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे, आपको फौरी तौर पे शक हो जाएगा कि मलिक रियाज साहब ने बाकी जर्नलिस्ट की तरह मुझे भी 4 केनाल का कोई बहुत बड़ा उन्होंने फार्म हाउस टाइप या बहुत बड़ा उन्होंने प्लॉट का टुकड़ा दिया हुआ है। लेकिन मलिक रियाज साहब ने जो ट्वीट किया है पाकिस्तान की सियासी सूरत हवाले से कैसे उन्हें मजबूर किया जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैंने कभी भी पॉलिटिक्स में इस तरह से एक धड़े को दूसरे धड़े के खिलाफ मैंने सपोर्ट नहीं किया। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको उनका ट्वीट भी पढ़ के सुनाता हूँ। फिर एक डेवलपमेंट वो भी है जहां देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात की है। साथ उसमें अवैस लगारी साहब भी मेरे ख्याल थे, और कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर वहां पर बात हुई। फिर आप ये भी सुनते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज ही के दिन में 40 मिनट से ज्यादा की इमरान खान के साथ भी अडयाला जेल में उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें SIFC के ऊपर, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से उनकी इजलास में उन्होंने शिरकत की। उस पर उन्होंने इमरान खान साहब को ब्रीफ किया। आप ये भी देखते हैं इसके साथ ही कि एक हमारी बहुत अच्छी खातून है जो इस वक्त फरिश्तों के मैसेजेस हमारे तक और सारी दुनिया तक लेकर आती हैं। वो मसलसल अपने ट्वीट्स में SIFC के ऊपर फोकस कर रही हैं। फिर आप एक खबर ये भी देखते हैं कि शहरियार आफरीदी साहब ने कमेंट किया है, धमकी लगाई उन्होंने। उन्होंने कहा कि मौका जब आएगा, वक्त आएगा, तो मैं तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत जो है उसे एक्सपोज कर दूंगा कि उसकी अंदरूनी सियासत में क्या हो रहा है।
एक खबर वो भी है जहां आप सुनते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन का रिकॉर्ड जो है बुला लिया है। जहां बहुत भाई लोगों को, हमारे दोस्तों को उम्मीद ये है कि महर शराफत जो है, जो फॉर्म 45 पे जीते थे, वो महर शराफत जो है वो जब एक्सपोज होंगी मरियम, तो महर शराफत वहां से वो सीट जीत जाएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा झटका होगा इस निज़ाम को अगर महर शराफत को सीट दे दी गई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, कि ये बहुत बड़ा झटका होगा पूरे निज़ाम को। बहरहाल ये होगा या नहीं होगा ये तो एक अलग बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने एक अपील क्या रखी है, एक पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत दिनों से, जो उनसे बल्ला छीन लिया गया था बैट का निशान उसके हवाले से, वो एक दफ़ा फिर उनकी अपील जो है जिसने लगना था 29 मई को, वो कॉज लिस्ट से गुम हो गई। हालांकि चंद दिन पहले वो कॉज लिस्ट में थी और अब वो कहीं कॉज लिस्ट में अगले हफ्ते भी नजर नहीं आ रही। और इसके साथ ही वो मुकदमा है जो आप सब लोगों ने मेरे खिलाफ यानी पेश कर दिया है। और वो मुकदमा ये है कि जो पिछला मैंने वीलॉग किया, जिसका मैं भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उस वीलॉग के ऊपर मेरा ख्याल है 1200 से ज़्यादा लोगों ने, लाख लोगों से ज़्यादा उसको देखा पिछले 14 16 15 16 घंटों में। और 12 13 सौ उसके ऊपर कमेंट हुए हैं। वो 12 13 सौ में से कम 500 600 कमेंट ऐसा है जिनको ये एतराज़ है कि मैंने नजम सेठी को अमेरिका के, बल्कि दुनिया भर के बहुत बड़े मुफक्कर एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मर्शाइमर से कंपेयर कर दिया है। और इतना बड़ा गुनाह कबीरा मैंने कैसे कर दिया है। और कोई 500 तो उस पर कमेंट है और कोई 50 60 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी टेक्स्ट कर दिए हैं यहाँ अमेरिका के अंदर से कि मुझे इस पे माफ़ी वगैरह मांगनी चाहिए। और मुझे इस एक साहब तो ऐसे उन्होंने ये कहा कि मुझे इस फौरी तौर पे ऐसा करना चाहिए कि इस यूट्यूब की, क्योंकि मेरी इतनी बदनामी हो गई है इस हवाले से, कि मुझे इस यूट्यूब से इस वीडियो को ही मुझे डिलीट कर देना चाहिए, ताकि लोगों के जहनों से ये बात महव हो जाए कि मैंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। तो इसका भी ज़ाहिर है मैंने एक जवाब तो देना है, और आई रियली एंजॉइंग दैट सिचुएशन। इसमें मुझे परेशानी नहीं है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सारी सिचुएशन से। इसीलिए मैंने इसका जो थंबनेल इंप्रेशन है वो मैंने इसी हवाले से क्रिएट किया। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको क्या क्या मिशन दिया गया है भाई लोगों की तरफ से। अली अमीन गंडापुर जो है, ये जहन में रखिए कि जब उनको इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया, और जब मैं ये कहूँगा तो बहुत से लोगों की पेशानी के ऊपर बल पड़ेंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप स्टेन गन निकाल के मुझे शूट करते हैं, कि ज़ाहिर है इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये सोच के ही लगाया, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया है कि वो उनके भाई लोगों के साथ ये अच्छे ताल्लुकात हैं। और खान साहब ये चाहते हैं, इमरान खान ये चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है, इस सूरत हाल का, ये जो उलझी हुई सूरत हाल है, इसका कोई हल निकालें। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर ने जो मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात की है, जिसके साथ अवैस लगारी साहब भी जो इस वक्त एनर्जी मिनिस्टर हैं, और उसकी जो हेडलाइन है वो तो ये लगी है खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, वहाँ के जो मसाइल हैं, उस पर बातचीत हुई है। और इस मीटिंग के अंदर SIFC के हवाले से भी बात हुई है। अच्छा, एक दूसरी मीटिंग भी, अच्छा ये एक ऐसी मीटिंग है जो उन्होंने एक दिन पहले SIFC में का जो इजलास था उसमें उन्होंने शिरकत की। अब जहन में रखिए कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनको पहले SIFC में नहीं बुलाया गया, और अपेरेंटली गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी साहब, उनकी सिफारिश के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने उनको SIFC के अंदर बुलाया। ये टोटल बकवास है। एक इम्पोर्टेंट सूबा जिसमें आपने गुस्सा ठंडा करने के लिए और कैथारसिस करने के लिए आपने हुकूमत दे दी तहरीक इंसाफ को, क्योंकि आपको ये लगता है कि पंजाब की तो डायनामिक्स हमने कंट्रोल कर रखे हैं, वहाँ तो हमारा अपना ही कंट्रोल है। पंजाबी अभी 100 साल पीछे हैं जहनी शऊर में, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में। लेकिन पठानों से आप डर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि कहीं मसला ही ना खड़ा हो जाए। मतलब 1971 तो नहीं होगा, बिकॉज ज़ाहिर हमें जोग्राफिकल एक्सेस हासिल है। लेकिन पठान उनके जहन में है कि मामला ये है ना, ये पंजाबियों वाला नहीं है मामला। इसलिए कैथारसिस करने के लिए, सूरत हाल को स्टीम आउट करने के लिए, प्रेशर कुकर पॉलिटिकल क्रिएट करने के लिए आपने वहां पर उनको हुकूमत दी। बहरहाल अब गंडापुर जो हैं, उन्होंने जब SIFC में मीटिंग की तो देखें फैसल करीम कुंडी साहब, मैंने चंद दिन पहले आपको एक से ज़्यादा वीलॉग में कहा था कि ये जो अली अमीन गंडापुर ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि फैसल करीम के गवर्नर हाउस पे मैं कब्जा कर लूंगा, बैठने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दोनों में गाली निकालने की दोस्ती है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस कुछ लोगों को समझ आई होगी। अब गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान को भी 40 मिनट में ब्रीफ किया है SIFC के हवाले से, चूंकि एक दिन पहले मीटिंग हुई। नकवी और गंडापुर की जो मीटिंग है उसका तमाम तर फोकस अपेरेंटली बताया जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है, लोड शेडिंग के हवाले से है, खैबर पख्तूनख्वा के जो पेमेंट्स होनी है उसके हवाले से है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है? मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अली अमीन गंडापुर वो की कैरेक्टर और ट्रबल शूटर हैं जिनके ऊपर दोनों साइड रिलाय कर रही है, और इमरान खान भी उनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं,
भाई लोग भी उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब ये ट्रबल शूटर कामयाब होगा तो आप इसे कहते हैं उस धमकी से बच पाएंगे जो धमकी लगाई जा रही है कि हम इमरजेंसी लगा देंगे और मार्शल लॉ लगा देंगे, जो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। दो आई एग्री कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के इकदाम उठाए जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉकरोच के साथ सेक्स करने पे भी FIR जो है, मैंने ट्वीट भी किया है, कट सकती है। तो ऐसे मुल्क में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है मार्शल लॉ लगाना। अब हम दूसरी डेवलपमेंट पे आ जाएं, जहाँ पर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो हैं, जो भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, अगर गलत डायरेक्शन में ना चले जाते तो पाकिस्तान का बड़ा भला होता। तो नकवी साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी धांसू किस्म की, जिसमें नेक्टा के तमाम ऑफिशियल्स उनके साथ थे। बड़ी एविडेंस वहाँ प्रेजेंट की गई है कि अफगानिस्तान के अंदर से तमाम तर कार्रवाई हुई है। बेशाम पे जो हमला हुआ है जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिसाब से तो शहीद ही हो गए ना, क्योंकि उनको 15-15 करोड़ रुपए दिए। जो पाकिस्तानी बेचारा जहाँ बहक हुआ था उसको दिए 25 लाख, लेकिन चीनी जो शहीद हुए उनको दिया 15-15 करोड़। वो कहते हैं कि जी ये सारा का सारा जो है ये वहाँ से इसकी प्लानिंग हुई थी, और डिमांड ये की गई है कि TTP का एक नाम भी लिया। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि एक नाम भी किसी महसूद का था। और ये जो महसूद जो है TTP का हेड है, नया वाला हेड है ये, महसूद वली और समथिंग, इसको हमारे हवाले कर दें अफगान तालिबान पकड़ के। इसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 इसकी बुनियादी वजूहत हैं। एक ये है कि आप आप बेसिकली अभी ये नैरेटिव मसलसल शेप कर रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से, मैंने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया है, कि हमारा असल दुश्मन जो है, हमें जो खतरा है वो हमारे मगरिब में है, वेस्ट में। हमारा दुश्मन अब ईस्ट में नहीं है। तो आप दुश्मन की डेफिनेशन को, उसकी ओरिएंटेशन को पाकिस्तान के जहनों में रीडिफाइन कर रहे हैं। मगरिब को, अमेरिका को और हिंदुस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारी असल जो थ्रेट परसेप्शन है वो मगरब में है, वो अफगान तालिबान की शक्ल में है। आहिस्ता आहिस्ता ये हो सकता है किसी और भी डायरेक्शन ये इख्तियार कर ले। दूसरा ये है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब कशकोल लेके दोबारा चीन जा रहे हैं, उनको बहुत उम्मीद है कि वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, जैसे उनको कुवैत और कतर से मिलनी है। अब चूंकि फॉर रीजन बेस्ट अंडरस्टूड MBS जो है, हमें नहीं पता कि MBS जो है वो क्यों नहीं आए, उनका दौरा क्यों, जो कह रहे थे कि 19 मई को होगा, उसमें से क्यों कैंसिल हो गया। तो चीन के दौरे से भी शहबाज शरीफ साहब को बहुत उम्मीद है कि कोई फाइनेंशियल किस्म की बेहतरी निकलेगी, कुछ SIFC के हवाले से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और तीसरी इसकी वजह तो बिल्कुल क्लियरली है कि हिंदुस्तानी और अमरीकी नीड को हम पूरा करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इस पूरी कहानी के अंदर? प्रॉब्लम यह है कि अमरीकी भी तो 20 साल यही कहते रहे कि हमने अफगान जो तालिबान हैं उनको कोयटा शूरा की शक्ल में और पेशावर पे हमने उनको पनाह दे रखी है, और हम ये कहते रहे कि हम उनको कोई असला नहीं दे रहे, एमिनेशन नहीं दे रहे, सिर्फ उनके ख़ानदान जो हैं यहाँ पे रहते हैं, उनके पास एक स्पेस है। और अमरीकी कहते रहे कि ये स्पेस अगर उनके पास ना हो रेस्ट एंड रिकूपरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन की, तो हम उनको ठीक कर लेते। दूसरा मसला है कि हिंदुस्तान भी तो हम पे यही इल्ज़ाम लगाता रहा कि कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं, ये जो कश्मीर की पूरी तहरीक है, उसको हमने पाकिस्तान में स्पेस दे रखी है, और हम यही कहते रहे कि ये कश्मीरियों की जंग आज़ादी है। अब लेकिन असल इशू जो है इसमें आपको नहीं बताता पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉक में, आपको बताना चाहता हूँ कि अफगान तालिबान जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो TTP को कोई भी मटेरियल या स्ट्रेटेजिक मदद जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। कोई ऐसी एविडेंस मैंने नहीं देखी। ज़ाहिर है मैं वहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ बॉर्डर के ऊपर। मुझे जो चीज़ समझ आती है कि अफगान तालिबान का एक वो चैलेंज है कि तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर मील की टेरिटरी है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर माइल की टेरिटरी है। ईरान की स्पेस देखिए वो है 6,30,000 स्क्वायर माइल के दरमियान। ईरान की सूरत हाल ये है कि ईरान को अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी के ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। और मैंने एक एलेक्स एलेक्स अलेक्जेंडर वतानका के साथ जो मैंने एक डिस्कशन अंग्रेजी में की थी, उसने ये बताया कि इसराइल की पेनिट्रेशन ईरान की सरजमीन में इतनी ज़्यादा है कि इसराइल ने अपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ, वो भी ईरान के अंदर रखी हैं। वहीं वो ड्रोन बनाते हैं, असेंबल करते हैं, वहीं से ईरान को मारते हैं। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि इसराइल का क्या रोल है। ईरान के प्रेसिडेंट का जो हादसा हुआ फॉरेन मिनिस्टर का, उसमें इसराइल का क्या रोल है, अंदरूनी क्या रोल है, मुझे बहुत शक है कि उसमें इसराइल का रोल जो है वो हो सकता है। बहरहाल हमारा भी पाकिस्तानी बलूचिस्तान के ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, बिकॉज 43% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी बलूचिस्तान में है। ईरान की भी ईरानी बलूचिस्तान पे कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। ऐसे अनासर जो ईरान के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं और पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ईरान के ऊपर हमले करते हैं, ना उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, ना उन्हें ईरानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। दोनों मुल्कों के पास कैपेसिटी नहीं है कि उन एलिमेंट्स को इफेक्टिवली पुलिस कर सकें, बिकॉज एरिया बहुत बड़ा है। 6,30,000 स्क्वायर माइल का ईरान की टेरिटरी है। आबादी उनकी टोटल 8 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान की सारी आबादी जो बल्क है वो पंजाब में, हम पंजाब को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। हम
उस बलूचिस्तान को जिसकी आबादी करोड़ सवा करोड़ होगी और जहाँ पर 43% हमारी टेरिटरी है, हम उसको इफेक्टिवली कॉम्बिंग नहीं कर सकते। ये असल वजह है, लेकिन ज़ाहिर है आपको बताई नहीं जाती। अब मैं आऊँ तो ये इस वक्त कुछ चीज़ें, अब मैं आऊँ उस चीज़ के ऊपर जहाँ पर आप सबका मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, और वो मुकदमा ये है, मुकदमा बड़ा फनी है वैसे। मुकदमा ये है कि मैंने नजम सेठी को कंपेयर कर दिया दुनिया के और अमेरिका के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनाब जॉन मर्शाइमर के साथ। और मेरा पहला ये है कि मैं आपको इसका, मुझे स्क्रीन शेयरिंग करने दें, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे करना चाह रहा हूँ आपके साथ। यहाँ से हम इसकी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपको पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने कहा था मैं इस पर मजीद कमेंट करूंगा। मलिक रियाज हुसैन साहब का ये ट्वीट करना या करवाना अपनी टीम से, All my life, Allah has always guided me to stand by my principle of not taking any political sides or being used by one party against the other। इन सारी जिंदगी मैं कभी एक सियासी जमात के हाथों दूसरी सियासी जमात जो है ना, उसको मैं उसका आलाकार जो है वो नहीं बना। ये देखिए ना, कितनी जबरदस्त उन्होंने बात कर दी है। फॉर ओवर ईयर नाउ आई हैव बीन अंडर इमेंस प्रेशर। एक साल से ज्यादा मुझके ऊपर बहुत ज्यादा ये प्रेशर है। मैं सिर्फ उर्दू इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं समझ ही नहीं आती अंग्रेजी, कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं। लेकिन मैंने कभी किसी को मैंने ये अलाउ नहीं किया कि मुझे वो एक पॉन के तौर पे इस्तेमाल करे फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। दिस हैज बीन अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट मी एंड माय बिजनेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है कि मालिक रियाज साहब ने पाकिस्तान ने राह दिखाई कि एक स्मार्ट इंटेलिजेंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। उससे पहले डीएचए, वो घटिया किस्म की, कराची से लेकर पिंडी तक जो डीएचए ए भवन बनाया था और जो कराची में डीएचए बनाया था, वो घटिया तरीन डीएचए थे। उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं थी। इमेजिनेशन मलिक रियाज ने इंट्रोड्यूस की। गंद भी मलिक रियाज ने बड़ा किया होगा, ये किया है, लेकिन इमेजिनेशन मलिक साहब लेके आए फ्रॉम 99। और मुझे मलिक साहब ने कुछ नहीं दिया। From 1996 till today, I have been punished for contributing towards the progress of the country. With the help of Allah Almighty, I have been faced such pressures in the past with absolute grit and strength. Even today, in a personal capacity, I can say with utmost certainty over my dead body, मेरी लाश के ऊपर मैं करूंगा ऐसा कॉम्प्रोमाइज। डिस्पाइट माई एलिंग कंडीशन, सही कह रहे हैं, बीमार हैं बहुत बुरी तरह से, एंड डिस्ट्रेस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टैंडिंग फर्म इन द फेस ऑफ दिस एडवर्सिटी, bearing financial business loss daily, ये भी बिल्कुल सही है, and being pushed to the wall completely, but will not surrender to any pressure tactics. Allah will guide and help me through this tough phase with my dignity, inshallah। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर मलिक साहब जो है वो आज इमरान खान को सपोर्ट ना कर रहे होते तो सारा पीटीआई का क्राउड, आप सारे जो हैं, आप कहते हैं कि मलिक मुनाफिक काफर ये वगैरह हो रहा है। लेकिन अभी आपने बड़ी सही इंटरप्रिटेशन की है कि मलिक साहब ने ये डिटरमिन कर लिया है कि पाकिस्तान की नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज क्या है। तेल देखो, तेल की धार देखो, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत एक डायरेक्शन में जा रही है। और नवाज शरीफ ने और जलन साहब ने जो ढांचा खड़ा किया है, जिसका मैंने शुरू में इशारा किया, ये चलने वाला नहीं है। मलिक साहब को नजर आ रहा है कि ये चलने वाला नहीं है। मलिक साहब मुस्तकबिल के हवाले से अपने फैसले कर रहे हैं, और ये अब पीटीआई वालों को भी नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर मलिक साहब की मैं वैसे तारीफ कर देता इस वक्त, अगर मैं मलिक साहब की तारीफ करूंगा और मैं ये कहूंगा कि मलिक साहब, पाकिस्तान ने जो पिछले 70 बरस में लोग इंटेलिजेंट पैदा किए हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट जो पैदा किया है, सन ऑफ द सोयल, जो ठेकेदार था 80 में, और उसने जो पूरा इतना एंटरप्राइज और एम्पायर खड़ी कर दी। एक अंग्रेजी का नॉवल है हिंदुस्तानी, द लास्ट मैन ऑन द टॉवर, वो भी पढ़ लीजिएगा। मेरा ख्याल है अदीगा, याद नहीं आ रहा मुझे पूरा ऑथर का क्या नाम है। तो ये जो मलिक साहब हैं, आज इन मलिक साहब को आप सब ने, अगर मैं तारीफ कर देता, सब ने गालियां निकालनी थी, लेकिन चूंकि मलिक रियाज जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए आई एम श्योर कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। लेकिन मलिक ने एक रियलिस्टिक एनालिसिस किया, और उससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज स्टेज के ऊपर। ये मेरा वो बदनसीब वीलॉग है जिसको आप देखते हैं, कोई 1,04,05,000 लोग अब तक देख चुके हैं। इस वाई मार्शल इन पाकिस्तान विल नॉट हेल्प जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ, इसमें मेरा बेसिकली उन्वान था। इसके ऊपर बेतहाशा तनकीद हुई है। 500 से ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर कमेंट कर दिया है, 50 लोगों ने मुझे भी कमेंट कर दिया है इसको डिलीट करें। आज सुबह तो हद ही हो गई, जो मेरी अपनी बीवी जो है नजमा, मुझे मिली सुबह उठ के, तो उसने कहा, उफ, ये तुमने क्या किया, तुमने नजम सेठी को कंपेयर कर दिया, इसे कहते हैं जॉन बर्शाइमर के साथ। तो ज़ाहिर है इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो गया। ये एक बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा ये देखें, एनकीडो रीबॉर्न जो है जहाँ मोहित पिज़्ज़ा साहब की, एक नहीं है, इस किस्म के दर्जनों ट्वीट्स में देख चुका हूँ, कमेंट्स भी हैं यूट्यूब के नीचे। अब मैं आपको जो चीज़ कहने वाला हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान में मैंने असल में क्या कमेंट किया था। मैंने असल में कमेंट ये किया था इसके अंदर, इसकी जो मेरी है, इसके अंदर मैंने क्या कमेंट किया था। इसमें मैंने कमेंट ये किया था कि इसके, ये जो कमेंट है, ये इसके
थर्ड एंड फोर्थ मिनट के दरमियान, तीसरे और चौथे मिनट के दरमियान मैंने एक कमेंट किया। मैं यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठा हूँ, इस शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने इसमें ये कमेंट किया था कि नजम सेठी एक बहुत ही ज़हीन आदमी और वो एक पोटेंशियली पाकिस्तान के जॉन मर्शाइमर हो सकते थे। मैंने ये नहीं कहा कि जॉन मर्शाइमर वो हैं। जॉन मर्शाइमर तो दुनिया का फिलोसोफर है ना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि वो जॉन मर्शाइमर पाकिस्तान के हैं। मैंने कहा कि नजम सेठी इतने इंटेलिजेंट, इतने जहीन थे कि वो पाकिस्तान के जॉन मर्शाइमर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए जिसकी वजह से उनका तज्जिया, उनका एनालिसिस कमज़ोर पड़ गया और वो उस सिमत में गए ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एनकीडो रीबॉर्न है, मुझे नहीं पता एनकीडो रीबॉर्न कौन है, लेकिन एनकीडो रीबॉर्न भी मेरी नज़र में एक पोटेंशियल, आई डोंट नो हु एनकीडो रीबॉर्न इज, लेकिन एनकीडो रीबॉर्न भी, और उसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ, पाकिस्तान वाली जो है, आई डोंट नो भी पाकिस्तान वाली कौन है, आदमी है, औरत है, कुछ लोग समझेंगे शायद आईएसआई का ही कोई बंदा है, लेकिन ये पाकिस्तान वाली जो है ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। अब ये उस डायरेक्शन में कहाँ जाती है, अपने माइंड पे कितनी इन्वेस्टमेंट करती है, और इसमें मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं, यानी मैं खाली ये नहीं है, एक और भी आमनोलॉजी के नाम से आमना कोई थी, डॉक्टर आमना, जो कहती थी, मैंने बड़ा ढूंढा उनका, आज ट्वीट मुझे मिला नहीं कहीं, लेकिन एक ज़माने में मैंने उनके फेवर में ट्वीट भी किया था। लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर बंदा देखें आप, ये दिस इज़ अ पोटेंशियल, ये पाकिस्तान का पोटेंशियल, हुसैन नदीम या नादिम जो है, मुलाकात भी रही इनसे पाकिस्तान में, अब तो कई अरसा हो गया बात नहीं इनसे हुई, अभी मेरा ख्याल है कहीं कैलिफोर्निया में है, वेस्ट कोस्ट में है इस वक्त। हुसैन नादिम जो है, ये भी एक पोटेंशियल, क्या मुसीबत हो गई, ये ऊपर आ गया इसके, ये हुसैन नादिम जो है, अब ये गुम हो गया है यहाँ पर, इसका क्यों ये निकल आया है, मैं इससे जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। बगल हुसैन नादिम भी एक पोटेंशियल जॉन मर्शाइमर है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ये क्या चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी, उम्मीद है कि ये ठीक ही हो गया होगा जो मैं, देखिए हुसैन नादिम जो है, ये मिलिट्री के लिए काम करते थे। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत से जो थिंक टैंक्स बनाए, उनमें से एक मेरा ख्याल है इपरी एक में इनको हायर किया गया। मुझे एक जान साहब मिले, बहुत मेहमान, बहुत अच्छे दोस्त थे। जान साहब ने मुझे कहा कि यार हमने इस पूरे थिंक टैंक को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ा कैपेबल बंदा हमने हायर कर लिया है, इज डूइंग ग्रेट, और वो सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, ये उस आज से कोई 2 ढाई साल 2 साल पहले की बात है। तो मुझे पता चला कि हुसैन नदीम है, और मैंने कहा कि अच्छा फिर क्या, लेकिन अब उसको पैसे हमें बड़े देने पड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या पैसे आप उसको दे रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं 3 साढ़े 3 लाख रुपए दे रहे हैं, MP1 हमने उसको ग्रेड दे दिया, MP3 दे दिया। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया में मिला था इस शख्स से जब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, और ये हुसैन नदीम जो है ना, ये 3 साढ़े 3 लाख रुपए की वर्थ वाला बंदा नहीं है, ये तो आपको बहुत ही सस्ता डील मिल गई। उनका अच्छा। मैंने कहा ये बहुत इंटेलिजेंट है, और ये फिर भी आप इसको चाहे 10 लाख भी देंगे ना, ये यहाँ नहीं ठहर सकता। इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है ना, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिका ही आएगा, ये देख लें जवान है, ये अमेरिका ही जाएगा, अगर इसने कुछ बनना है अमेरिका में ही बने। उसके कई हफ्तों के बाद मेरी हुसैन नदीम के साथ एक मुलाकात हुई, और मैंने हुसैन नदीम को, याद होगा, आई डोंट नो वेयर हुसैन नदीम इज, ही इज इन कैलिफोर्निया समवेयर। मैंने कहा तुम क्यों अपना वक्त यहाँ पे ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से पैक करना चाहिए, यहाँ तुम्हें कोई सोचने की आज़ादी नहीं होगी, तुम्हारी डेस्टिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो वैसे वेस्ट कोस्ट में चला गया, मैंने उसे कहा था वेस्ट कोस्ट नहीं जाना, ईस्ट कोस्ट जाना, तुम्हें न्यूयॉर्क, बॉस्टन और वॉशिंगटन के दरमियान किसी थिंक टैंक की किसी यूनिवर्सिटी में बैठने की जरूरत है, वहां से तुम्हारा माइंड जो है वो ग्रो करेगा। माइंड इंटेलिजेंट कितना क्यों ना हो, उसे ग्रो करना होता है, उसको एक फर्टाइल, कहते हैं ना, जरा नम है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, साकी जो इकबाल ने कहा था। आपको एक उसको एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर देनी होती है जिसमें माइंड जो है वो पनपता है। अब मैं वापस आ जाऊं इस चीज में, नजम सेठी वाले किस्से के ऊपर। मैंने ये अपना एक असेसमेंट ये दी कि नजम सेठी जो है, अ, उसमें एक पोटेंशियल था जॉन मर्शाइमर बनने का। मेरा नजम सेठी से पहला फॉर्मल तारुफ, जब मैं नजम सेठी इंसान को मिला इन रियल लाइफ, वो मेरा उस वक्त हुआ जब आई थिंक जनवरी और फरवरी 2002 में 9/11 के बाद मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर था। और चूंकि मैं एक सीनियर स्टूडेंट था जो पहले कई साल लगा चुका था सिविल सर्विसेज में, मेरा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की फैकल्टी के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, और मेरी ओपिनियन और जजमेंट को वहाँ पे मतलब सीरियसली लिया जाता था बाय स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स की जो भी मैनेजमेंट उस वक्त थी। मुझे पता चला कि नजम सेठी साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क आए हुए हैं, मैनहट्टन में होंगे, और मैं उनकी कॉलम वगैरह पढ़ता था। मैंने उस वक्त सीपा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा कि हमें नजम सेठी साहब को टॉक के लिए बुलाना चाहिए। और जब हम टॉक ऑर्गेनाइज किया करते थे छोटे से कमरे में, 20-25 लोग आते थे उस टॉक पे, जब नजम सेठी को हमने उस टॉक में बुलाया, एंड दे एग्रीड, मेरे कहने पे उन्होंने उनको बुला लिया। जब नजम सेठी साहब को वहां बुलाया, नजम सेठी साहब बड़े खुश हुए,
वहां पर उस छोटे से कमरे में जहां 20-25 से ज्यादा लोग कभी देखे नहीं गए थे, उसमें 100 से तकरीबन 150-200 बंदा जो है वो इकट्ठा हो गया। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कॉरिडोर्स के अंदर, इसे कहते हैं, माइक्रोफोन स्पीकर लगाने पड़ गए कि इतने लोग आ गए फ्रॉम थिंक टैंक्स एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट नहीं, फैकल्टी आ गई, प्रोफेसर सुनने के लिए आ गए नजम सेठी को। मैंने भी बड़ी हैरत से देखा कि ये मामला और ये माजरा है क्या। मैं तो सिर्फ एडिटर फ्राइडे टाइम्स ही समझ रहा था, लेकिन मैंने देखा ये कि नजम सेठी के अंदर एक क्लैरिटी थी 9/11 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में। और नजम सेठी ने ये कहा उस वक्त, ये जनवरी फरवरी 2002 की बात है, कि पाकिस्तान, उस वक्त हम पीछे हट चुके थे अफगान तालिबान से, हमने अफगान तालिबान को सेक्रीफाइस कर दिया था। नजम सेठी ने ये कहा कि मैं जनरल मुशर्रफ को ये बताता हूँ, उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ उनकी बड़ी दोस्ती हो चुकी थी। नजम सेठी साहब उस जमाने में कहते हैं, मैं फॉरबिडन जूसेस भी मुझे, मैं अगर और कहीं नहीं मिलते इस्लामाबाद में, तो वही जनरल मुशर्रफ मुझे देते हैं। तो जनरल मुशर्रफ जो है, उनके साथ उनकी गप लगती थी, उनको मिलते थे। उन्होंने कहा, मैंने जनरल मुशर्रफ को मैं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जिहादी आपको सिर्फ यहाँ से वेस्टर्न फ्रंट से नहीं, हमें इनको हटना, हमें ईस्ट साइड से जो कश्मीर में हमने जिहादी पैदा किए हैं, उससे भी हमें रेन बैक पीछे हटना पड़ेगा। फिर जाके पाकिस्तान को कोई सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस मिल सकेगी। जितनी देर तक हम इसको रेन नहीं करते, मैं बहुत क्विकली इसको रेन कर लेना चाहिए। तो बड़ी एक उसमें क्लैरिटी थी। फिर आपने देखा कि नहीं वो उनकी बात मान सकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और फिर आके आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तानियों ने प्रेशर डाला। बीजेपी की हुकूमत ने आके जो चीज़ हम 2002, 3, 4 में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे, पुल बैक कर लेते, हमें हिंदुस्तान के साथ एक बेहतर फ्यूचरिस्टिक नेगोशिएशन मिल सकती थी जब हमारी नेगोशिएट करने की ताकत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हमें नहीं समझ आई, और 2016, 17, 18, 19 में जाके उन्होंने धैंस पटैंस करके उन्होंने हमारा दबाव सीधा कर दिया। धैंस पटैंस करके अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम रीओरिएंटेशन कर रहे हैं। हम खुद ये ड्रामा ढकोसला करके सारा मलबा अफगान तालिबान के ऊपर फेंक रहे हैं। हम हिंदुस्तान को और अमेरिका को बता रहे हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ नजम सेठी ने उस वक्त कही थी, आज से 22 बरस पहले। तो वहां से मैंने उनको नोट किया। अच्छा, अब वो टाइम था, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नजम सेठी जो हैं, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को उस जमाने में उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, बावजूद उसके कि नजम सेठी उनके, जनरल मुशर्रफ उनके मौसम थे। जनरल मुशर्रफ ने ही तो उनको नवाज शरीफ की कैद से निकाला था। नवाज शरीफ ने ये कहा था जनरल मुशर्रफ को कि आईएसआई के जरिए इनके ऊपर ट्रीजन का, मुल्क दुश्मनी का, मुल्क से गद्दारी करने का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने मुझे भी बताया, और मुझे उस वक्त नजम सेठी ने ये बताया, लेकिन मुझे जनरल मुशर्रफ ने बताया। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मैंने वो एविडेंस देखी, और मैंने मियाँ साहब को कहा कि नहीं, ये कोई केस नहीं बनता उसके ऊपर। वो इंडिया गए, उन्होंने कमेंट कर दिया। वो फौज और थी, वो इंस्टीट्यूशन और था। आज इस इंस्टीट्यूशन की जहनी जो हालात हैं वो आपके सामने। अच्छा, अब नजम सेठी की मॉरल करेज ये थी कि वो जनरल मुशर्रफ उनके मेंटोर भी थे, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ से डिसएग्री कर रहे थे, उनके खिलाफ लिख रहे थे और उनको मिल भी रहे थे। वो एक बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड था पाकिस्तान का, जहनी एतबार से, मेरा ये ख्याल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कहानी बड़ी लंबी हो गई है। नजम सेठी जो हैं, उनका मॉरल और मेंटल डिक्लाइन उस वक्त शुरू होता है जब नजम सेठी देखते हैं कि मुशर्रफ फारिग हो रहे हैं, अमरीकी एक रिप्लेसमेंट लाना चाह रहे हैं। और पहले नजम सेठी साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ अलाइन करते हैं, उसके बाद अपने आप को नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइन कर लेते हैं। और अच्छा, अब मैं ऐसे लोगों को भी मिला, जब मैंने नजम सेठी के साथ प्रोग्राम शुरू किया, मैं ऐसे लोगों को मिला जो कैम्ब्रिज में नजम सेठी से वाकिफ थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैम्ब्रिज में नजम सेठी इकोनॉमिक्स के अंदर जो पीएचडी कर रहे थे, वहाँ की फैकल्टी जो है वो नजम सेठी को बहुत ही सीरियसली लेती थी। वो उनको समझती थी कि ही इज़ अ पोटेंशियल थिंकर। फिर नजम सेठी ने बलूचिस्तान में जाके लड़ने का फैसला कर लिया, अपनी पीएचडी आधी छोड़ दी। बलूचिस्तान में जाके पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उन्होंने इंसर्जेंसी की, पकड़े गए। फिर वो उन्होंने बताया फौज को कि कौन कौन लोग थे। उस जमाने का जोक ये था कि नजम सेठी और राशिद रहमान, मेरा ख्याल था एक तीसरे भी थे, मुझे उनका नाम भूल गया है, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो इन लोगों ने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी फ्रॉम मॉस्को टू वाया वॉशिंगटन, और ये अमेरिका की नैरेटिव को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जॉन मर्शामर, नजम सेठी हुई या कोई और, पाकिस्तान में जॉन मर्शामर क्यों नहीं पैदा हो सकता? पाकिस्तान में जॉन मर्शामर जो है वो इसलिए नहीं पैदा हो सकता कि पाकिस्तान की जो धरती है, पाकिस्तान की जो एटमॉस्फेयर है पॉलिटिकल, उसके अंदर क्रिएटिविटी को आप पनपने नहीं देते। आपका एक एंकर था जो जमाने का सबसे बोल्ड था, जिसने सिर्फ इतना जुर्म किया, उसने कोई लंबी चौड़ी क्रिएटिविटी नहीं की। उसने सिर्फ ये किया कि उसने कहा कि जो कोई भी पॉलिटिकल चेंज है, और शहीद अरशद शरीफ की बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल चेंज जो है ये जनबाजवा कर रहे हैं, वो जो बादशाह नंगा है वो सारा कुछ है। आपने उसको पहले मारने के लिए दुबई में ताकुब किया, और उसके बाद आपने ग्लोबल हंट करके उसको कीनिया में मार डाला। वो ये कि दुबई के अफसरों ने ये कहा अपने लोगों ने कि यहाँ ना मारना, बिकॉज दुबई वाले बड़े सेंसिटिव हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ही कट जाएगा, यहाँ से सारा कट जाएगा।
तो ये बात वो है जो इकबाल ने कही थी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान में होता क्या है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एक और मैं बड़े इंटेलिजेंट बंदे का आपको नाम बताता हूँ, हुसैन हक्कानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी वाशिंगटन में उनकी, उनको लोग बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं। पाकिस्तान के तो लोग 99.99% उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, मैंने तो कभी उनका जिक्र ही नहीं किया। वो खिलाफ इसलिए है कि जिस तरह से नजम सेठी ने पॉलिटिकल चॉइसेस एक्सरसाइज की अपने मुस्तकबिल के लिए, मटेरियल मुस्तकबिल के लिए, इसी तरह हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने मटेरियल मुस्तकबिल के लिए उन्होंने बहुत सी ऑप्शन एक्सरसाइज की, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन्होंने बार बार अपनी सियासत को बदला, जिस वजह से आज पाकिस्तान जो उनकी अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन है, सारे लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम ये भी आपको साथ में ये नहीं कहा जा सकता कि हुसैन हक्कानी की किताबें देखें, क्योंकि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट जस्ट लाइक नजम सेठी। तो जिस तरह मैंने अभी मलिक रियाज के बारे में कहा, ये तो पाकिस्तान एक मलिक रियाज ने कभी ये कहा था कि पाकिस्तान में कैसे मैं बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ जब तक मैं दो नंबरी नहीं करूंगा। पाकिस्तान में क्या बगैर दो नंबरी के आगे पीछे हाथ मारे बगैर क्या कोई आप बड़ा बिजनेस या बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सकते? नहीं खड़ी कर सकते। सो इट हैज टू डू विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। दैट इज वाई पाकिस्तान में जॉन मर्शाइमर नहीं है, दैट इज वाई कि पूरी मुस्लिम दुनिया में भी कोई जॉन मर्शाइमर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। स्क्रीन शेयरिंग मैंने आपके साथ कर दी है सारी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस्लाम जहां से कहानी शुरू होती, इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम? आप मौलवियों के डेफिनेशन में ना जाएं। एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, Islam was a message that not only unified the Arabs against Rome and Persia, but Islam was a revolution of change. एक ऐसी चेंज, एक ऐसी इनोवेटिवनेस, एक ऐसा जहनी इनकलाब था जिसने अरबों को इतना एम्पावर किया कि उन्होंने बाइजेंटाइन, एक तरफ रोमन एम्पायर को, दूसरी तरफ उन्होंने अजमियों को, पर्शियंस को ही कहा, उनको किक आउट कर दिया उन्होंने अरब लैंड से। हिजाज के साथ फ़लस्तीन, ट्रांसजोर्डेनिया, सीरिया, शाम, इराक और ये सारे लैंड जो थे, ये अरब्स के लैंड थे, जहाँ से मार के रोमन और पर्शिया के एम्पायर को मुसलमानों ने निकाल दिया। ये और बात है कि 3 साल, और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन पैदा की अपनी क्रिएटिविटी से, जो अपने एपेक्स के ऊपर 300-350 साल तक उन्होंने दुनिया को उसकी सबसे क्रिएटिव, यानी अब्बासियों की शक्ल में, अब्बासत की शक्ल में सबसे क्रिएटिव जो उस ज़माने की तहजीब और सिविलाइजेशन थी, वो इस्लाम ने पैदा की। बिकॉज इस्लाम ने मशरक़ वस्ता के इनर्शिया को, जो जहनी चीज़ थी, उसको झटका मार के तोड़ दिया। उसके बाद फिर जहन सो गया। ठीक है। अब ये एक और भी मैंने चीज़ का जवाब देना है कि सेठी साहब, कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि मुझके ऊपर सेठी साहब ने को बड़े एहसानात किए। 2007 में जियो न्यूज़ में मुझे इब्राहिम मीर को कन्विंस किया नजम सेठी साहब ने। वहाँ पे 2-3 एंकर ऐसे थे जो मुझे किसी भी चैनल में नहीं आने दे रहे थे। हर चैनल में 1-2 ऐसे एंकर बैठे हुए थे जो मैं बरतानिया से वापस पाकिस्तान आना चाहता था, बिकॉज मुझे लगता था कि बरतानिया में मेरी कोई और इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन जो है वो नहीं बनती, मुझे पाकिस्तान में होना चाहिए। जिस तरह से 2022 में मैंने फैसला किया मेरी पाकिस्तान में कोई इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन नहीं बनती, मुझे अमेरिका में होना चाहिए। मैं बरतानिया नहीं गया, मेरे पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे पास तो वो राइट्स ही नहीं थे अमेरिका में। तो मैंने अमेरिका का रास्ता इख्तियार किया, बिकॉज मुझे लगा कि इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट मुझे वॉशिंगटन में मिलेगी, जो महंगी जगह है। वरना यहाँ से आप टेक्सास में जाके अगर रहें या लुजियाना में रहें तो ज़ाहिर है बहुत सस्ता है रहना। तो मैंने वॉशिंगटन की, तो मैं पाकिस्तान गया बिकॉज मुझे इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट पाकिस्तान से चाहिए थी। आने मुझे कोई नहीं देता था। नजम के साथ चूंकि मेरा रिलेशनशिप कोलंबिया के बाद बन गया, आई वाज वेरी हैप्पी जब मैंने उनको कोलंबिया बुलाया, वी केप्ट इन टच। मैंने, जो वो लंदन विजिट कर रहे थे, मैंने उनको अपना क्राइसिस बताया कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे मना किया कि पाकिस्तान ना जाओ, उसके बाद उन्होंने कहा कि इब्राहिम मीर के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है अंग्रेजी चैनल के चक्कर में, मैं वहाँ तुम्हें प्लेसमेंट दिला सकता हूँ। इब्राहिम मीर के साथ उन्होंने प्लेसमेंट दिखाई, लेकिन जब इंग्लिश चैनल कोलैप्स हो गया तो इब्राहिम मीर मुझे उर्दू में प्रोग्राम देना चाहते थे, MIR जो हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे दो, कम से कम एक ताकतवर इंतहाई एंकर पर्सन थे। एक 8 बजे के थे, एक 10 बजे वाले थे। लेकिन मुझे 8 बजे वाले एंकर ने बताया, अच्छा मेरा प्रोग्राम क्रिएट कर दिया दोपहर को इब्राहिम मीर ने, एक डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम। और वो जैसे ही क्रिएट किया 48 घंटे के अंदर, ये 24 घंटे में जब उसका हो गया था डिक्लेयर, वो कोलैप्स कर गया उसका आइडिया। तो जो 8 बजे वाले साहब थे उन्होंने मुझे बताया कि जो 10 बजे वाला खबीस है ना, ये बड़ा डरता है और इसने तुम्हारा प्रोग्राम ये नहीं चलने देगा। और बार बार मेरे प्रोग्राम का मंसूबा बनता था जियो के अंदर उर्दू का, लेकिन उसको चलने नहीं दिया जाता था, ये कह के कि उर्दू नहीं बोल सकेंगे ठीक, जिस किस्म की उर्दू का स्टैंडर्ड चाहिए। बहर एनीवे वहाँ पर एक और मेंटोर था मेरा, उसका नाम है अफसार आलम। अफसार आलम वहाँ से निकल के दुनिया में जाना चाह रहे थे ज़ायट्र न्यूज़, और उन्होंने मुझे मियाँ आमिर के साथ इंट्रोड्यूस किया, YBM यूसुफ बेग मिर्ज़ा के साथ इंट्रोड्यूस किया। और यूं मैं जियो के हेल होल से, जहाँ मुझे प्रोग्राम करने ही नहीं दिया जा रहा था, मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा था और मैंने कुछ इंग्लिश के प्रोग्राम किए, वहाँ से अफसार आलम मुझे निकाल कर दुनिया न्यूज़ में ले आए।
आज अबसार आलम के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं है। अच्छा, मैं अभी और आपको चीज़ें बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। दिसंबर 2008 में जब अबसार आलम डायरेक्टर न्यूज़ थे, अभी कुछ ही महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए, तो मुझे उन्होंने कहा कि खबर आई है स्ट्रैटफोर्ड की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, ये मुंबई के दहशतगर्दी के बाद, तो आप इस पर कमेंट करें। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, उस ज़माने में रात के 2-2 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा होता पढ़ रहा होता था, बिकॉज माई वाइफ वॉज इन कराची एट दैट टाइम। तो मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, मैंने कहा ये बकवास है, स्ट्रैटफोर्ड जो है दुनिया न्यूज़ के ऊपर, ये सारे इसमें हिंदुस्तानी भरे पड़े हैं और हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, बिकॉज अमेरिकन की प्रेजेंस है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जंग हो रही है, फॉर ऑल द रीजंस अमेरिकन फोर्सेज यहाँ पे बैठी हुई हैं, हाउ कैन दे अटैक पाकिस्तान एट दिस टाइम, कभी भी नहीं होगा ये। लो जी, थोड़ी देर के बाद मुझे अफसार आलम साहब का फोन आया, बहुत गुस्से में, कहने लगे, इसे कहते हैं कि आपने क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है तुमने। मैंने कहा क्या कर दिया, नीचे आओ नीचे आओ। रात का पता नहीं 2 बजे हुए थे। मैं नीचे गया न्यूज़ रूम में, बहुत खूबसूरत न्यूज़ रूम है दुनिया का, लाहौर के अंदर ऑपरेशनल रूम जो है, वहाँ पर सारी स्क्रीन जो थी उसमें कई चैनल्स जो हैं वो खबर को पिकअप कर चुके थे कि दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उन्होंने कहा कि हमारे पीछे पीछे सबने पिक कर लिया हेडलाइन में, और तुमने सारी मतलब इसकी मट्टी पलीत कर दी है कह के कि हमला नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर। मैंने कहा अफसार ये हमला कभी भी नहीं कर सकते हिंदुस्तानी, लेकिन मुझे अफसार वॉज फ्यूरियस। ठीक है। और अफसार ने मुझे दिखाया, अच्छा देखते ही देखते मैंने देखा वहाँ 15-20 स्क्रीन लगी हुई थी, और हर स्क्रीन ने वो खबर पिकअप कर ली कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, बिकॉज अमेरिका के प्रेसिडेंट जो नया है वो 20 जनवरी को टेक ओवर करेगा, यानी 20 जनवरी 2009 को, और उसके दरम्यान में हिंदुस्तान सीज द अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटफोर्ड। मैंने कहा सर दिस इज रॉन्ग, वो कभी भी नहीं हमला करेंगे, दे विल नेवर डू दिस थिंग, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। बट एनीवे, ये भी मैं आपको चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपने डिसएग्री करना है, मैंने नजम सेठी से भी डिसएग्री किया, फिर उसके बाद इसी तरह से अफसार आलम से भी, एंड अफसार वाज ऑफ कोर्स, बट उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया इस पे, उनका गुस्सा ठंडा हो गया 1 घंटे के बाद। देखिए दुनिया का मैंने प्रोग्राम शुरू किया, ये नजम सेठी साहब जो प्रोग्राम करते हैं, ये सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम उनके साथ शुरू किया, बिकॉज नजम सेठी की ख्वाहिश थी कि दुनिया में कोई प्रोग्राम शुरू करना था, फैसला हो चुका था यूसुफ बेग मिर्जा ने, मैंने उनके साथ ये प्रोग्राम शुरू किया। वो मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहते थे, ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था, ये जिसको कहते हैं कि लीडिंग फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया दुनिया न्यूज़ का। ये कई महीने मैंने ये प्रोग्राम किया। मैं ये प्रोग्राम करने के लिए इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर आया करता था। इस प्रोग्राम का बहुत जल्दी मसला ये खड़ा हो गया मेरे और नजम के दरमियान में, कि नजम ये चाहते थे कि मैं उस तरह से उनसे सवाल पूछूं जिस तरह से मुनीब इकबाल, मुनीब फारूक मेरा ख्याल नाम है, मुनीब इकबाल, मुनीब फारूक, आई डोंट नो, वो मुनीब फारूक शायद नाम है, और मुनीब साहब जिस तरह से पूछते हैं, जैसे इस वक्त आयशा हैं जिनके साथ बड़े कंफर्टेबल। मैं नजम को क्वेश्चन करता था, मैं नजम को ग्रिल करता था, हमारा हर प्रोग्राम के बाद झगड़ा होता था, कई प्रोग्राम्स के बाद हमारा बहुत सख्त तू मैं हो गई। मैंने यूसुफ बेग मिर्जा को कहा कि मैं ये प्रोग्राम नहीं करना चाहता भाई भी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आपको करना पड़ेगा, बल्कि मेरे कहा कि तुम्हारे प्रोग्राम एक आध कम कर देते हैं। मैं अपने 4 करता था, उन्होंने कम करके 3 कर दी। ये कहानी चलती रही, चपकलश चलती रही, मेरे और नजम के दरमियान में बड़ा डिसएग्रीमेंट था। नजम की ओपिनियंस के साथ मैं एग्री नहीं करता था, मैं उनको ग्रिल करता था, वो फिर अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, अजीबोगरीब किस्म का सीन बन जाता था, जिसको लोग बड़ा पसंद करते थे कि नजम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। फिर मैंने फाइनली, मुझे हारून रशीद साहब ने, हाँ 2 लोग मुझे मशवरा देते थे मुसलसल हर प्रोग्राम देखने के बाद, दोनों के साथ उस वक्त बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक नसीम जहरा और दूसरे तलत हुसैन। और ये दोनों मुझे कहते थे कि अगर तुम इस प्रोग्राम से ना निकले तो तुम छोटे बन जाओगे नजम के, निकलो इस प्रोग्राम में। फाइनली मैंने हारून रशीद साहब से, बाबा हारून रशीद से मैंने मदद ली। मैंने कहा क्या करूं इसमें से, इस अजाब से कैसे निकलूं। हारून रशीद साहब ने मुझे कहा मियां आमिर से डिस्कस करो। मैंने मियां आमिर को फ़ोन किया कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। मियां साहब के पास क्या, मैंने मियां आमिर को कहा कि मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सकता, चाहे मुझे दुनिया छोड़ना है ना क्यों पड़ जाए। मियां साहब ने गौर से सुना, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, हम कोई और करेंगे। हमने डिस्कस किया कि कौन होगा, मुनीब पे फैसला हुआ। उन्होंने कहा तुम मुनीब को कन्विंस करो। मैंने मुनीब को कन्विंस करने की कोशिश की, शुरू में मुनीब वॉज नॉट एग्रीइंग, फिर मैंने मुनीब को कहा अदरवाइज ये तेरा पता नहीं प्रोग्राम बंद हो जाएगा, तेरी सारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मुनीब एग्रीड, एंड दिस इज हाउ मुनीब ने नजम सेठी साहब के साथ ये प्रोग्राम जो है वो करना शुरू किया। ये मैं आपको चीज़ें, अब मैं एक दो लफ्ज़ और बता दूं आपको जॉन मर्शाइमर के हवाले से। आप में से बहुत से लोग जॉन मर्शाइमर की इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी उसकी आज तारीफ कर रहे हैं कि जॉन मर्शाइमर ने यूक्रेन के ऊपर पिछले 1-2 बरस में, 2 बरस में 2022 के बाद, और इसराइल के ऊपर जो पोजीशन ली। लेकिन मैं तो जॉन मर्शाइमर से उस ज़माने में वाकिफ़ हूँ जब मैं उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, जब आप में से अक्सर लोग 99% लोग जो हैं, या 90% कम अज़ कम लोग हैं, जॉन मर्शाइमर का नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ये तो अभी आपने नाम सुन लिया है। जॉन मर्शाइमर जो है
उसको पैदा करने के लिए वो सिर्फ अमेरिका में पैदा हो सकता है। जॉन मर्शैमर की तरह का कैरेक्टर या अमेरिका में पैदा हो सकता है, या जॉन मर्शैमर की तरह का कैरेक्टर जो है वो बर्तानिया में पैदा हो सकता है। जॉन मर्शैमर फ्रांस में पैदा हो सकता है। जॉन मर्शैमर शायद जर्मनी में भी नहीं पैदा हो सकता। जॉन मर्शैमर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में नहीं पैदा हो सकता। उसके लिए खास किस्म की परमिसिबिलिटी चाहिए इस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। हिंदुस्तान में भी जॉन मर्शैमर नहीं पैदा हो सकता। आप ये देखिए कि अरुंधति राय जो है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, अरुंधति राय जो है वो कोई जॉन मर्शैमर से कम नहीं है। बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड है अरुंधति राय का, और बहुत ही बोल्ड है। जिस तरह से उन्होंने कश्मीर पे पोजीशन ली, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का पूरा एजेंडा जो हिंदुत्व का, उसको उन्होंने एक्सपोज किया। लेकिन कितने लोग हैं 1.4 बिलियन के हिंदुस्तान में, कितने लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के ऊपर ये कहा कि कश्मीर पे हमारी पोजीशन गलत है? मैं इतने हिंदुस्तानियों की किताबें पढ़ता हूँ, किसी को हिम्मत नहीं होती कि वो कह सके कि कश्मीर के ऊपर मकबूजा जम्मू कश्मीर, कश्मीर पे हमारा सारा मौकफ ही गलत था, पहले दिन से गलत था। एक आध को नहीं हिम्मत होती 1.4 बिलियन में। सिर्फ अरुंधति राय और चंद और लोग हैं जिन्होंने ये हिम्मत जुसारत की। हिंदुस्तान का एज पाकिस्तान पे ये है कि उन्होंने खुसरे नहीं भेजे अरुंधति राय का सर फाड़ने के लिए, उसे कत्ल करने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े केसेस किए, उसको चुप करवा दिया। आपने देखा बहुत अरसे से उनका बहुत ज्यादा जिक्र जो है अरुंधति राय का फिलहाल नहीं होता, बिकॉज अरुंधति राय ने भी जो है समझौता कर लिया है डेवलपमेंट्स के साथ। तो ये चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। वो फिर इकबाल ने कहा ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते बीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मट्टी का मसला है, हमारी मट्टी का मसला है, इसको समझें। थैंक यू।